नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, जैसे कि हमारे चैनल का एपिसोड चल रहा है, साथ ही जो लोग इच्छुक है विधानसभा चुनाव के लिए, हम उनसे भी जाके उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, हम उनसे वह सवाल कर रहे हैं जो जनता के बीच के सवाल है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारे बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क का गांव गांव जाके सर्वे चल रहा है। सर्वे में जो जनता के समस्या है, जो जनता के प्रश्न है, जो जनता के ख्याल में निर्माण हो रहे प्रश्न, हम वह सवाल इच्छुक उम्मीदवार से जाके पूछ रहे हैं। साथियों, उसी प्रकार पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का माहौल बन चुका है और हमारे साथ आज उपस्थित है टीबी कटरे सर, जो कि तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस पक्ष से। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनके दिल में जनता के हित में क्या है। सर, सबसे पहले आपका बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। क्या बताओगे सर, पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का माहौल बन चुका है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी है और एक तरफ महायुति है। आप महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल है कांग्रेस पक्ष, उससे तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा की टिकट मांग रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में कांग्रेस पक्ष की क्या स्थिति? जो तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ कांग्रेस की स्थिति काफी अच्छी है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ कांग्रेस के सिंबल पर अभी तक कई सालों से यहाँ कैंडिडेट और टिकट दी नहीं। अच्छा। और उस वजह से कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है काफी शांत तरीके से है। अच्छा। लेकिन अभी लोकसभा जो चुनाव हुई है, हाँ, उस कारण से कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो काफी एक्टिव मोड पे है और कांग्रेस की स्थिति तो अच्छी है। सर, जैसे कि आप भी दावा कर रहे हो तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा के टिकट पर, साथ ही जो आपके घटक दल है राष्ट्रवादी शरद पवार गट, वह भी दावा कर रही है, साथ ही शिवसेना है उद्धव ठाकरे गट, वह भी दावा कर रही है। क्या लगता है आपको कि आपके जो प्रदेशाध्यक्ष है नानाभाऊ पटोले, क्या आपके टिकट फाइनल करेंगे? देखो, अभी टिकट फाइनल का तो ऐसा है, इसका काम अच्छा रहेगा और जो कैंडिडेट पार्टी के सामने अच्छा साबित होगा उसको टिकट मिलेगी और उसको हम साथ भी देंगे। अच्छा, मतलब उसमें से हम भी है। जनता में ऐसा कंफ्यूजन है कि महाविकास आघाड़ी से तीनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। वो अपना दावा कर रहे हैं, हम तीनों पक्ष के बारे में तो बोल नहीं सकते। वो भी अपना दावा कर रहे हैं, हम भी अपना दावा कर रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा कहना है कि हमारी जो स्थिति है काफी मजबूत है। इसलिए हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है उन्होंने भी ये बात तो रखी होगी कि यहाँ कांग्रेस की स्थिति अच्छी है और इसलिए हमारे यहाँ इस जिले में जो भी सीटें हैं वो कांग्रेस की लेनी चाहिए, ऐसा उन्होंने दावा तो रखा है। अच्छा, मैं सवाल करना चाहूंगा, आपको अगर जनता ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दी, अगर आपको जनता ने चुन के दिया, तो आपका क्या विजन रहेगा? आप जनता के हित में विकास काम क्या करोगे? जनता के हित में तो कैसा है, सबसे बड़ा काम है किसानों का। और किसानों का जो काम है ये काफी महत्वपूर्ण काम है, जो किसानों का काम हो नहीं रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ धान का उत्पादन ज्यादा लिया जाता है, लेकिन धान का जो उत्पाद खर्च जो आता है उससे कम से कम 1.5 तो भी किसानों को मिलना चाहिए। अच्छा। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि सरकार ने 2183 रुपये उनको भाव दी थी और अभी जो नया भाव आया है 170 रुपये बढ़ाया है, तो टोटल 2300 रुपये क्विंटल जो है ये किसानों को काफी कम होता है। अच्छा। जिससे उनका जेमतेम खर्चा निकलता है और फायदा कुछ भी नहीं होता। और इस वजह से हम किसानों के लिए ये पहली मांग रहेगी हमारी किसानों के लिए कि उनको ताकि अच्छा भाव मिले, कम से कम उनको 3,500-4,000 रुपये क्विंटल भाव मिले। यह हमारी कोशिश रहेगी ताकि किसानी एक ऐसा प्रवाह है, एक ऐसा धंधा है
जो यहाँ पे नहीं, तो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो किसानी होती है, अलग अलग प्रकार की किसानी होती है, और किसानी पे निर्भर देश की 70 से 75% आबादी निर्भर है। बरोबर। इसलिए किसानों का जो काम करना, उससे किसानों के तहत जो मजदूर आते हैं, यानी जिसको अपन खेत मजदूर कहते हैं, उनका भी फायदा होगा। और गांव से जो जाने वाला जो फ्लो है, अभी जो देखा जाता है कि गांव में लोग रहना पसंद नहीं कर रहे, बरोबर, क्योंकि किसानी में धानों का भाव नहीं मिलता, फिर गांव में रहना कैसा, अपनी जिंदगी करना कैसा, तो ये फ्लो को रोका जा सकता है। अच्छा। और इसके लिए हम कोशिश करेंगे। अच्छा। दूसरी बात, किसानों के धान का भाव तो मिलना ही चाहिए ज्यादा, लेकिन इसके जो किसानी की जो उत्पाद है, इसके से भी कई जो फैक्ट्रियां है, प्रोडक्ट है, ये तैयार होते हैं। जैसा किसान धान का जो राइस मिल है, राइस मिल से चावल तैयार होता है, चावल से वो जो धान है उससे कुंडा तैयार होता है, कुंडा का भूसा बनता है, भूसे का तेल बनता है। तो ऐसे सब फैक्ट्रियां जो अगर रही तो किसान तो खुश रहेंगे, लेकिन किसान वो धान के साथ साथ में दूसरी भी कई फैक्ट्रियां ऐसी लग जाएगी, जिससे गांव का जो फ्लो है वो बाहर जा रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, वो बेरोजगारी को कम से कम थोड़ा रुका जा सकता है। अच्छा, आपने तो विकास के बारे में किसानों की बात की। आपको बताए हमारा जो गोंदिया जिला है वह चावल नगरी नाम से जाना जाता है। ये होगी किसानों की बात। हाँ, ये एक ही बात नहीं हुई है। दूसरी बात जो है मोहा फ्लावर। अच्छा, मोहा फ्लावर जो है, तो अभी मोहा फ्लावर की कोई फैक्ट्री नहीं है, तो मोहा फ्लावर से जो फैक्ट्रिया है, उससे जो चीजें बनती है, वो भी अगर हुई तो मोहा फ्लावर भी बहुत काम करती है यहाँ पे। वकील साहब, उसी प्रकार तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा साथ ही पूरे जिले में यहाँ भी लोगों के बीच बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ही बोलना ठीक होगा कि अभी जो भू संपादन हो रहा, जैसी अदानी में बहुत जगह चली गई लोगों की, घर उजड़ गए लोगों के, साथ ही अभी जो समृद्ध हाईवे बन रहा है, महामार्ग, उसमें भी किसानों की हजारों एकड़ जमीन उसने जो है समृद्ध महामार्ग में जा रही थी, तो उसका जो मुआवजा है वह बरोबर मिल नहीं पाता। तो आपके इसके लिए क्या प्रयत्न रहेंगे, आप क्या बोलना चाहोगे इसी से? ऐसा है कि जो भू संपादन होता है, और ये जो 2013 का नया कायदा है, नए कायदे के अंदर काफी चीजें दी गई कि जैसा भू संपादन करते वक्त गांव के चावड़ी पे नोटिस रखना चाहिए, गांव के लोगों को बुलाना चाहिए, वहाँ एसडीओ साहब बाकी भी एजेंसी में जाना चाहिए, किसानों को पूछना चाहिए कि आपके जमीन का भाव क्या है। ये बगैर पूछे नोटिस पे नोटिस देने के बाद में उनकी जमीन संपादन की जाती है। किसी की जमीन अगर 50 लाख रुपए एकड़ होगी तो गवर्नमेंट का वो रेडी रेकनर लाते हैं रजिस्ट्री ऑफिस का, और वो रेडी रेकनर के बाद से जमीन उनकी संपादित की जाती है। तो ये बहुत ही इलीगल है, बहुत ही बेकायदेशीर है, और ये किसानों पे बहुत बड़ा ये अन्याय है। ये अन्याय के खिलाफ में मैंने कई केसेस भी किया, इसकी तो वकालत करता हूँ मैं, भू संपादन की काफी केसेस किया, दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस मैं खुद लड़ता हूँ। तो उसमें मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट शासन कितना अन्याय करती है। 2013 का कायदा निकलने के बाद भी अन्याय बहुत होता है। 2 पट दिए बोलते हैं, जैसे 50 लाख की जमीन रही उसको 4 लाख के मान से लेते हैं, 4 के मान से 8 लाख हो गया, 8 लाख हो गया, दिलासा रकम से 16 लाख लेते हैं, और उसकी एक्चुअल जो जमीन रहती है 50 लाख। तो ये जो अन्याय है ये भी दूर करने की हम कोशिश करेंगे, इसको बहुत बड़ा अन्याय। और भू संपादन कहाँ होना चाहिए ये भी शासन ने सोचना चाहिए। समृद्धि महामार्ग की जो ऊंचाई है ये 6-6, 7-7, 8-8 फीट है। बराबर। किसानों को लगता है कि हमारे गांव से समृद्धि आ जाएगा, समृद्धि चले जाएगा, हमारे जमीन के रेट बढ़ जाएंगे। रेट बढ़ते नहीं भाई साहब, ये 10-10 फीट ऊंचाई पे है, रेट कोई बढ़ते नहीं, उल्टा उस किसान को इतनी तकलीफ है कि वो रोड क्रॉस नहीं कर सकते। दोनों बाजू से रोड क्या रहता है, बराबर, कोई फायदा नहीं। ये समृद्धि महामार्ग
ठीक है, जो बना ली, लेकिन ये किसानी तोड़ के सबूत के माल बनाना, इसमें किसानों के ऊपर यानी सरासर अन्याय है। और बनाए तो बनाए, वो संपादन किए तो किए, लेकिन आप उसे भाव कितना दे रहे हैं, इसकी तो कम से कम सोचिए। ये भी शासन सोचने तैयार नहीं। बेभाव से जमीन जाती है और ये गरीब किसान कुछ बोल नहीं पाता। बोलने जब जाता है किसान, उसकी कोई सुनता नहीं, आखिर तो उसको कोर्ट में जाना पड़ता है। और कोर्ट में जब जाता है तो हम लोग उसको मुआवजा देने की कोशिश करते हैं। कोर्ट की मुआवजा दिला भी दिया हम लोग। आपको बताना चाहता हूँ कि बिरसी एयरपोर्ट में जब भू संपादन किया गया तो किसानों की जमीन 1 लाख रुपए एकड़ से ली गई। मेरे पास में किसान है, उनकी कैसे किया, कोर्ट ने वो 1 लाख के ऊपर बढ़ा के 9 लाख रुपए दिया और 9 लाख के ऊपर ब्याज दिए, यानी 1 लाख रुपए के उसको करीबन 18 से 19 लाख रुपए मिले। इसका मतलब साफ साफ है कि 9 लाख रुपए एकड़ की जमीन 1 लाख में शासन ने दी। तो ये अन्याय किसानों पर जो हो रहा है, ये अन्याय के खिलाफ मैं रहूंगा, क्योंकि भू संपादन जो विषय है ये मेरा बहुत ही एक इंटरेस्टेड विषय है। और इसलिए मैंने किसानी की बात की है कि किसानों से शुरुआत इसलिए किया कि किसानी बगैर कुछ होता नहीं। अगर एक आधी फैक्ट्री बनाना है तो किसानी लेना पड़ता है, एक आधा एयरपोर्ट बनाना है तो भू संपादन करना पड़ता है, एक आधी रेलवे लाइन चलेगी नहीं तो भू संपादन होता है। यानी हर बात के लिए किसानी की जरूरत है। और किसानी की जमीन जब शासन लेती है तो उस किसान को मुआवजा भी सही से मिलना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, ताकि उसको कोर्ट के दरवाजे ना खटखटाना पड़े। जब उसको भाव अच्छा मिलेगा तो कोर्ट में क्यों जाएगा। कई किसान ऐसे बेचारे जो सीधे साधे किसान है, वो बोलते हैं हम काटली कोर्ट में जाएंगे, सारा जो मिल गया मिल गया, बरोबर, हम नहीं जाना चाहते, ऐसे भी सीधे लोग हैं। तो उनके ऊपर ये सरासर अन्याय हो रहा है और ये अन्याय के लिए कोई किसी को टीका नहीं है कि किसानों की जो अन्याय हो, इसके लिए भी हम लड़ा देंगे। ये पूछना चाहूंगा वकील साहब, अगर आपको जनता ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया तो आपको पता है कि शिक्षा या रीढ़ की हड्डी है, शिक्षा से ही हमारा भविष्य बनता है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र की शिक्षा क्या हालत है, आपके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा जो है एक मीडियम प्रमाण में है। जो अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, जिला परिषद स्कूल में टीचर रहना चाहिए, 7 क्लास है और टीचर है 2। अब वो 2 टीचर क्या पढ़ा लेंगे, इसका जिम्मेदार कौन, इसका जिम्मेदार शासन है और इसका जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी है समझो। क्या लगता है आपको जनप्रतिनिधि ने इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये तो हमें उसने तो प्रयत्न करना चाहिए, शासन ने भी देना चाहिए, लेकिन यहाँ काफी इस बात का अभाव है। आप इसके लिए क्या प्रयत्न करोगे। इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, जैसे भी हमको चांस मिला तो हम इस बात को काफी प्रभाव से चालू करेंगे। और 7 क्लासेस है तो 7 टीचर होना चाहिए। दूसरी बात, कई जगह जो पद है शिक्षकों के वो रिक्त है, सरकार पद भी नहीं भर रही। दूसरी बात, पोर्टल लाइए, पोर्टल बंद रहता है। तो जब ऑलरेडी वैकेंसी है तो वो वैकेंसी नहीं भरना, मतलब वो वैकेंसी नहीं भरना, एक तो बेरोजगारी का प्रश्न को बढ़ाना, और दूसरी बात वैकेंसी नहीं भरने से शिक्षण को कम स्तर पे लाना। तो क्या आप यह बात असेंबली में उठाओगे। असेंबली में उठाएंगे, असेंबली में उठाएंगे नहीं तो करके भी रहेंगे। ये तो प्राइमरी नीड है जहाँ शिक्षा क्षेत्र है। बरोबर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तो ये भी कहे थे कि शिक्षण के वाघिनीचे दूध है। बरोबर, तो शिक्षा बगैर कुछ होता नहीं। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम ऐसा ये सब सिस्टम रखेंगे तो आने वाले जो दिन है, जो आने वाला जो भविष्य है, वो भविष्य बच्चों का अच्छा नहीं रहेगा। बराबर। दूसरी बात, जो शिक्षक पढ़ाते हैं 15-15 साल उस शिक्षक को अनुदान नहीं दिया जाता, वो फुकट में काम करते हैं। और उसके बाद में भी अनुदान दिया जाता तो 20%, 40%, 60%, 80%, 100%। तो ये जो सिस्टम है, ये भी सिस्टम मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, ये सिस्टम मेरा ऐसा कहना है कि एक टीचर को अगर 1 लाख रुपए पगार मिलता है, दूसरे को 10,000 भी नहीं मिलता, तो ये इन कंपैरिजन है, डिफरेंशिएट है। और उसके जो वो भी पढ़ा रहा है, ये भी पढ़ा रहा है, तो ये सब विषमता जो है, ये विषमता नहीं चाहिए। तो विषमता को भी हम
खत्म करने की जैसे कोशिश कि आपने करेंगे। अभी कहा कि एजुकेशन ये प्राइमरी नीड है, उसी प्रकार जो है स्वास्थ्य भी प्राइमरी नीड है। स्वास्थ्य में प्राइमरी नीड है। आप स्वास्थ्य के आप हिसाब स्वास्थ्य में तो ये कहना चाहूंगा कि जो पीएचसी है वहां भी कई डॉक्टरों की पद जो है दिखता है, तो ये पद भी भरना चाहिए। आपके क्षेत्र की जनता अपना इलाज कराने कहाँ जाती है? हमारी क्षेत्र की जनता पहले तो पीएचसी में जाती है, अब पीएचसी से पेशेंट रेफर होता है कहाँ? जनरल हॉस्पिटल में। अच्छा। जनरल हॉस्पिटल में पूरी सुविधा है नहीं। अभी जैसे जनरल हॉस्पिटल में आप भी देखते होंगे यहाँ एमआरआई मशीन नहीं है, और होंगी भी तो उसको बंद कर दिया जाता है। फिर उसका तो ये सब उसका जिम्मेदार जो भी अधिकारी होंगे, लेकिन वो अधिकारी को वचक रखने के लिए जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार है, ऐसा मेरा कहना है। तो आप और शासन भी जिम्मेदार है। शासन की जो यंत्रणा है, तो ये जो सिस्टम चल रहा है वकील साहब, क्या ये सिस्टम बदलने के लिए आप प्रयत्न करोगे? गौर गरीब जनता वहां अपना सरकारी इलाज में, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाती है, वहां उनको बरोबर इलाज नहीं मिल पाता, तो आप इसके लिए प्रयत्न करोगे? पूरा प्रयत्न करेंगे हम, पूरा प्रयत्न करेंगे। अच्छा साथियों, जैसे कि इन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों के लिए तत्पर रहेंगे, उसी प्रकार मैं इनसे यह भी पूछना चाहूंगा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको पता है कि भारत यहाँ युवाओं का देश माना जाता है, और युवा यहाँ वायु की तरह होते हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो युवाओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, उनको रोजगार उपलब्ध करके नहीं दे रहा है, जिसके कारण कई ऐसे युवा है जिन्होंने सुसाइड कर लिया, कई ऐसे युवा है जो घर में बैठे हैं। तो क्या आप रोजगार के संबंध में कुछ प्रयास करो? रोजगार के संबंध में मैंने इसलिए कहा था कि किसानी में अगर जो उत्पाद होता है, वो उत्पाद के हाथ में अगर फैक्ट्रियां लगाई जाती है, चाहे कोई भी उत्पाद, हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। हमारे क्षेत्र में धान होता है, तो धान के साथ में जो दूसरी जो फैक्ट्रियां लगेगी, उद्योग लगेंगे, तो उससे कुछ परसेंटेज में बेरोजगारी कम होगी। कुछ बेरोजगारी कम होंगी, जो पद रिक्त है वो भरे जाएंगे, उसमें बेरोजगारी कम होगी। बरोबर। कुछ बेरोजगारी इसमें कम होगी कि जो उनको ये किया जाएगा, उनको स्टैंड किया जाएगा, अच्छा, उनको लोन दिया जाएगा, अच्छा, ताकि वो अपना धंधा करे, अपनी फैक्ट्री लगाए, उद्योग लगाए। तो बेरोजगारी खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही पार्ट नहीं, उसके 2-3 पार्ट में अगर किए तो बेरोजगारी को कम स्टेजेस वाइज किया जा सकता है। यहाँ तो देखा यही जाता है कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में 18,000 शिक्षकों के पद रिक्त है। अच्छा, अब ये 18,000 शिक्षकों के पद अगर आज भरे जाए, बेरोजगारी का कुछ अंश तो कम हो जाएगा, बराबर, लेकिन उसके ऊपर शासन का ध्यान नहीं है। शासन बोलती पोर्टल से अपॉइंटमेंट होंगे, पोर्टल पे जब ये जाते हैं बेरोजगार लोग, पोर्टल बंद रहता है, तो ऐसी सब यंत्रणा चलते रहती है। फिर दूसरी बात बोले तो ये अपॉइंटमेंट के लिए जो कुछ एजेंसी को काम दे दी, प्राइवेट एजेंसी रहती, फिर पेपर फूटी प्रकरण रहता है, भूगल धंधे चलते हैं, तो ये भी गलत सिस्टम है। मैं बोलता हूँ अगर एक जिले में अगर अपॉइंटमेंट करना है तो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी रख दो, कलेक्टर रखो, जैसा पहले था कलेक्टर था, जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी अपनी बॉडी रखेगा, कमेटी रखेगा, इमीडिएट उनके फॉर्म बुलाएगा, फॉर्म बुलाने के बाद स्क्रूटिनी करेगा, स्क्रूटिनी करने के बाद इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू लेने के बाद अपॉइंटमेंट करेगा। तो वो यंत्रणा से अगर अपॉइंटमेंट होंगे तो ये जल्दी पद भरे जाएंगे, जिससे बेरोजगारी भी खत्म होगी। और दूसरी बात, जो शिक्षकों का अभाव जो है देखा जाता है, वो भी दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा वकील साहब, उसी प्रकार जो प्राइमरी नीड रहती है वह रहती है इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम आज के जमाने में नहीं रह सकते। पहले का जमाना था कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लैंप में पढ़ाई की है, लेकिन अभी वैसा नहीं है। बिना इलेक्ट्रिसिटी से हम अपनी लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते। अभी जो है इलेक्ट्रिसिटी के भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो क्या आप यहाँ कंट्रोल करने में, ये इलेक्ट्रिसिटी के जो भाव बढ़े, भावों को रोकना जरूरी है। और इलेक्ट्रिसिटी का जो रीडिंग, जिसको क्या बोलते हैं, रेट जो बढ़े, यूनिट के रेट पर यूनिट, ये काफी ज्यादा हो गए। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कम है, तेलंगाना में कम है,
बाकी स्टेट में कम है। दिल्ली तो में क्या free महाराष्ट्र में दी ही जा बढ़ाना चाहिए? हम्म, दिल्ली में तो फ्री कर दिया, बरोबर लेकिन महाराष्ट्र में ही बढ़ाना चाहिए। तो महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा कानून है शासन का जो यहाँ बार बार यूनिट के रेट बढ़ाए जाते हैं? किसानों को तो इलेक्ट्रिक फुकट में देना चाहिए, या तो एक मिनिमम चार्जेस लेना चाहिए। बरोबर अगर किसानी में जो मीटर है तो उससे 500 रुपये महीना ले लो या 600 रुपये महीना ले लो, ऐसा लेना चाहिए। वो भी नहीं करती शासन। आप इसके और लिए दूसरी क्या बात, प्रयत्न उनको करोगे? इलेक्ट्रिक का सप्लाई भी नहीं होता। सप्लाई नहीं होने से वो प्रोडक्शन निकाल नहीं सकते किसान लोग। बरोबर ये भी काफी कमतरता है। मैं पूछ रहा इसके हूँ लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के लिए पूरी कोशिश करके उनको कम यूनिट पे देने की कोशिश करेंगे और किसानों को मुफ्त में बिजली देने की, मुफ्त में बिजली देने के बजाय कम से कम रेट, जैसा मैंने बताया कि एक किसान को एक 500 रुपये ले लो, वो खुशी खुशी से 500 रुपये देगा। 12 महीने के 6,000 रुपये ले दो, उसकी खेती भी, और ज्यादा से ज्यादा उसको इलेक्ट्रिक दो। इंडस्ट्री को आप इलेक्ट्रिक दे रहे तो किसान को तो पहले दो, बरोबर, ताकि उससे कई लोगों की जीवन निर्भर। अच्छा, इसलिए किसान को तो पहले देना चाहिए, पहले उनको देना चाहिए और उनको उनकी बिजली कट नहीं होना चाहिए किसान। वकील साहब, उसी प्रकार जो है ना, गोंदिया जिले में विशेष करके बता दूं कि तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा में भ्रष्टाचार का प्रकरण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या आप भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रयत्न करोगे? देखिए, भ्रष्टाचार तो ऐसा है, ये कैंसर जैसा डिसीज हो गया है। हाँ, और ये भ्रष्टाचार को अगर रोकना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जो विंग है, इसको प्रशासकीय विंग बोलते हैं, इसको थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। इसके लिए जनप्रतिनिधि ने भी चुस्त रहना जरूरी है। अगर जनप्रतिनिधि चुस्त रहा तो भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। आप इसके लिए प्रयास करेंगे हम रोकने के लिए। आपको बता दूं कि तहसील ऑफिस, पंचायत समिति, ऐसे छोटे छोटे जगह एक अगर आम जनता, एक गरीब इंसान अगर राशन कार्ड भी बनाने जा रहा है तो उससे 1,000-2,000 रुपए की मांग की जा रही है। मुझे पता है ये बात। अगर कोई राशन कार्ड बनाने जाता है तो बाबू से लेकर चपरासी से लेकर, आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो कैसा है, ये जो अधिकारी वर्ग है और जो भी शासकीय यंत्रणा है, ये भी जिम्मेदार है। और हम लोगों का जो वचप रहना चाहिए उनपे, तो वो वचप में कुछ कम ज्यादा हो रहा होगा। वचप अगर रहा, अभी एक कलेक्टर साहब है, बराबर, अगर कलेक्टर साहब ने अगर बोल दी कि यहाँ इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो उसको भ्रष्टाचार पूरा खत्म तो नहीं कर सकते, खत्म तो लेकिन उसको रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए भी कोशिश करेंगे हम। मैं एक आपसे सवाल करना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा कि आपको जनता ने क्यों चुन के देना चाहिए? क्या लगता है आपको कि जनता ने आपको क्यों वोट करना चाहिए? अभी तो चुनने की बात, चुनने की जो बात है वो आगे है। टिकट मिलेगी तो अगर टिकट भी मिली, हाँ, तो क्या लगता है आपको कि भाई जनता ने आपको क्यों वोट देना चाहिए? हम जनता के काम करने तैयार है। हाँ, खेती को डेवलपमेंट करने तैयार है, खेती का उत्पाद बढ़ाने तैयार है, उसके लिए कोशिश करेंगे, खेती पर उद्योग लाएंगे। और ये जो मैंने बताया बेरोजगारी का जो जटिल प्रश्न है, ये छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि जनता भी समाधानी हो। अच्छा, इसलिए आपको वोट, और जनता इसलिए हमको साथ भी देगी। मुझे पता है कि टिकट अगर मिलेगी तो जनता साथ देगी। अच्छा, मुझे विश्वास है। आपके वरिष्ठों से बात हुई है इस विषय पर कि नहीं, वरिष्ठों से तो बात ऐसा है, कई लोग करते हैं, सभी कैंडिडेट करते हैं। जो भी होगा, जो पार्टी डिसाइड करेगी, अगर पार्टी को लगा कि हम एक कैंडिडेट है उनके नजर में और एक प्रोबेबल कैंडिडेट बोलो या फिक्स कैंडिडेट बोलो हो रहा है और टिकट मिली, इसलिए हम प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा आपसे, आप तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा के जनता को क्या बताना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? तिरोड़ा गोरेगांव के जनता को संदेश यही रहेगा हमारा, किसान मजदूर, किसानी के पूरे काम, यानी किसानी से जो काम हो सकते हैं वो कामों को, यानी जिसको स्थान मिलना चाहिए वो कामों को पहले, मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी, ये मैं बताना चाहूंगा। फिर दूसरी बात एजुकेशन, क्योंकि मैंने बताया कि एजुकेशन में जो खामियां, वो खामियां दूर करने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी दूर करने की कोशिश करेंगे।
साथियों यह थे टीवी कटरे जो कि तिरोडा गोरेगांव विधानसभा से कांग्रेस पक्ष से टिकट मांग रहे। साथियों हमने इनसे अनेक विषयों पर चर्चा की है। हम जो सर्वे कर रहे हैं, जो जनता के मन में प्रश्न निर्माण हो रहे हैं, वही प्रश्न आज हमने इनसे रखे हैं। साथियों आपने तो देख ही लिया कि इनकी क्या विचारधारा है, इनका क्या विजन है, लेकिन देखना यह बाकी होगा कि हाईकमांड टिकट किसको देता है। देखना यह बाकी होगा कि महाविकास आघाड़ी में से टिकट किसके कोटे में जाती है और किसके कोटे में नहीं जाती। साथियों तब तक के देखते रहिए और बने रहिए बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ।